नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये भारतीय अवाम ताकत दल की जो देश में भारतीय एकता की जो मुहिम जो चलाई जा रही है, कम से कम इतना तो असर हो रहा है कि इसकी गूंज हर क्षेत्र में थोड़ी बहुत हो रही है। काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहन भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात भी करते हैं और अपने प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं कैसे और ये मैंने विश्वास दिलाते हैं कि कैसे वो लोग भारतीय एकता में और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक और तो इसका ये असर है, दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों में इसकी गूंज सुनाई देने को इसकी गूंज सुनाई देती नजर आ रही है और कुछ लोग इसकी नकल भी करना शुरू कर दिए हैं और ऐसा है कि स्वार्थी किस्म के संगठन की आदत रही है कि जब भी कोई लोकप्रिय इस तरह से मुहिम होती है, नारा होता है, उसको चुराने की उनकी आदत होती है। तो ये सुना गया है कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो हमेशा उसकी आदत रही है कि वो सिर्फ गांधी नेहरू का नाम बस थोड़ा सा लेकर के अपने भाषणों में फिर वो इस्लाम आस्था के ऊपर आक्रमण करने लगता है और आक्रमण के जरिए आक्रमण करके कुछ कर नहीं पाता है बल्कि एक नफरत फैलाना। तो नफरत फैला करके अपने भारतीय समाज को जो कमजोर करने का है, ये मंसूबा, ये एजेंडा जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों का है। तो उसके मंसूबों को पूरा करता है। तो अब वो भी उसके भी भाषणों में अब इसकी गूंज जो है सुनाई पड़ने लगी है कि कह रहा है कि वो कांग्रेस की मान्यता खत्म होनी चाहिए। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोगों को जो कि अवसर के अनुसार अपना रंग बदलते हैं और अपनी बातें बदलते हैं, तो वो मैंने कोई विशेष उन पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को और पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए कि कांग्रेस या जीएनपीसी की मान्यता खत्म होने से यानी बात नहीं बनती है। मान्यता यदि उसकी खत्म भी हो जाएगी तो किसी और नाम से
वो अपना पंजीकरण और मान्यता ले लेगी। वो सब तो बहुत शातिर किस्म की है न, और नाम क्या रखा है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से उसकी मान्यता खत्म होती है। तो तमाम वकील, तमाम इस तरह के स्वार्थी लोग बैठे हुए हैं, किसी और नाम से वो पंजीकरण भी करवा लेंगे और जो है वो मान्यता भी ले लेंगे। सवाल उसके समाप्त होने का है। सवाल समाप्त क्यों? कि वह इस देश के लिए हर तरह से अभिशाप है। तो इस पर यदि पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोग का मन बनता है तब तो कोई बात, सिर्फ मान्यता खत्म होने से बात नहीं चलती है। और 60-70 सालों से तो इस देश में लूट मचाई, और जब से विपक्ष में है केंद्र में, माने जब से वो सत्ता से दूर है, तो ये मोदी सरकार उसको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि यदि वो सत्ता पक्ष में भी वो रहता या रहती तब भी उसको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि विपक्ष में तो बड़े आराम से वो सत्ता पक्ष वाली सारी सुविधाएं हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उल्टे उलूल जुलूल माने सवाल करना है और तमाम झूठ और अफवाह फैलाना है, तो पूरी मौज ही मौज है। तो और देश के खिलाफ गद्दारी करनी है, झूठ बोलना है, तो पूरा अवसर जो है ये मोदी सरकार या श्री मोदी जी या बीजेपी वाले उनको दे रहे हैं। तो चुनाव तो माने इसलिए लड़ती है कि भाई यदि चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर लोग कहेंगे कि भाई माने अब मैदान से भाग गए। तो चुनाव लड़ करके वो ये दिखाना तो उसकी मजबूरी है, लेकिन यदि उसको सत्ता नहीं मिलती है और मोदी जी इनके दौर में और सत्ता से बाहर भी होती है, तब भी उसको सत्ता वाला से अधिक सुविधा और सुख जो है मोदी जी उसको दे रहे हैं, ताकि वो देश के साथ गद्दारी करे, ताकि वो देश के साथ दुश्मनी करे। ये असलियत है। और कुछ असलियत और भी कड़वा है। जब ये जेएनपीसी वाले बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो बड़ी हीन भावना से, देखिए हीन भावना तो भाई वो होता है कि जो अपराधी होता है, ये सबसे बड़े अपराधी के आगे यानी हीन बनते हैं। यह जो है सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी विचित्रता है। जो इस देश का सबसे बड़ा डकैत है, जिसने इस देश को लूटा है, उसके आगे बीजेपी वाले बहुत बहुत हीन बन जाते हैं। और उनका जो जवाब होता है बिल्कुल कायरों वाला होता है। उदाहरण के लिए ये सब इन्होंने कुछ देश की जो हमारे एसेट्स थे, संपत्तियां थे, उसका मोनेटाइजेशन यानी मुद्रीकरण किया। जैसे सड़क है, सड़क में कुछ प्राइवेट पार्टनर को लाना और वो जिम्मेदारी लेकर के यदि उस बाकी काम वो करें, बाद में अपने उसको टोल वगैरह भी के जरिए अपना पैसा वापस कर ले, वसूल ले। इस तरह की स्कीम एक बीओटी स्कीम है, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, वो भी इसी तरह से है। और जमुना एक्सप्रेस वे इसी का उदाहरण है। इसके पहले जो है वो गुजरात में जो एल&टी ने बनाया है पालनपुर से अहमदाबाद, वो भी बीओटी का उदाहरण है। और खुद महाराष्ट्र सरकार ने जो है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में दिया हुआ है। तो चूंकि प्राइवेट वालों को, उद्योगपतियों को के पास धन है और वो भी व्यापार करना चाहते हैं, अपना धन को लगा करके अपने व्यापार करना चाहते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था में, और सरकार को भी धन चाहिए, संसाधन चाहिए, तो एक व्यवस्था है। तो और ये देश के हित में है। तो इसी को जब
इस जीएनपीसी वालों ने एक दुष्प्रचार किया, और दुष्प्रचार तो ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। देखिए, वो झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये मोदी सरकार उनको झूठ और अफवाह फैलाने की पूरी सुविधा देती है कि तुम झूठ और अफवाह फैलाओ। ये है मोदी सरकार का देश के खिलाफ एक व्यवहार, उसका गद्दारी भी आप कह सकते हैं कि इतने झूठ और अफवाह फैला करके जो देश में का नुकसान करती है जीएनपीसी, तो मोदी सरकार उनको झूठ और अफवाह फैलाने का पूरी सुविधा, पूरी सहूलियत, पूरी जो है मतलब कि पूरा सपोर्ट मतलब शह देती है ये मोदी सरकार और श्री मोदी जी। तो इस व्यवस्था के तहत जो जरूरी था, और वो भी कोरोना काल में, जिसमें कि विश्व की सभी आर्थिक गतिविधियां काफ़ी चरमरा गई थी, उनकी इकॉनमी भी बहुत डाउन हो गई थी। उस काल में भी कुछ इस तरह की व्यवस्था करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मैंने जिंदा रखा, चलाया, और अब तो अर्थव्यवस्था पटरी पर भी आ रही है। उसको इन सबों ने झूठ बोल करके कि मोदी ने बेच दिया, ये बेचा, वो बेचा। ये बीजेपी वाले इस डकैत जीएनपीसी के आगे इतने हीन, मानसिक रूप से हीन दिखाई देते हैं, और जो है कारों की तरह इनका जवाब होता है। और ये बस इनके मुंह से एक जवाब है। अच्छा, वो सब क्या कहते रहे कि जो हमारे नेहरू ने बनाया, जो हमारे इंदिरा ने बनाया, जो हमारे राजीव ने बनाया, उसको ये मोदी जी ने बेच दिया। इस कायर और निकम्मा और अराजक मोदी सरकार और मोदी जी खुद और बीजेपी वाले, उनकी एक जबान नहीं खुली कि तुमने क्या बनाया, तुमने तो इस देश को लूटा है। लेकिन अफसोस, उसके लूट को साबित करने के लिए मोदी जी वादा करके, मोदी जी 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान ये वादा भी किए थे, और बोले भी थे कि इस कांग्रेस ने इस देश को बेतहाशा लूटा है। उन्होंने उदाहरण तक दिया। उन्होंने उदाहरण तक दिया कि भोपाल में जब वो प्रचार कर रहे थे 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान, तो उन्होंने बोला था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि एक के आगे शून्य लिखा जाए तो शून्य लिखते लिखते जो है भोपाल से दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये बात उन्होंने बोली थी। यही तो मोदी जी की गद्दारी है इस मुल्क के खिलाफ, कि चुनाव प्रचार के दौरान बोल करके। और ये तथ्य भी है, मोदी जी भले उसको छिपाए हैं, कि सबसे बड़ी डकैत ये जीएनपीसी है। लेकिन मोदी जी को जवाब देना होगा कि जो आपने 2014 के चुनाव में बोला था कि ये इतनी बड़ी डकैत है, तो वो इस डकैत का पैसा आप लाए क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? क्यों इस जीएनपीसी को बचा रहे हैं आप? क्यों उसके लूटे हुए जो उसने लूट करके काला धन जमा किया हुआ विदेशी बैंकों में, उस काला धन को आप क्यों बचा रहे हैं? ये जवाब श्री मोदी जी को देना होगा। और आज उसी का दुष्परिणाम है कि आपके इस अच्छे काम को, जो आपने बीओटी और जो है और मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के कारण देश की अर्थव्यवस्था को, और इसमें कोरोना काल में भी जिंदा रहने की कोशिश की है, उस कोशिश को वो डकैत कह रहा है कि आपने बेच दिया। और आप जो है नैतिक रूप से इतने हीन उस डकैत के आगे वो नैतिक रूप से इतने हीन आप होते हैं कि आप ये नहीं कह पाए भाई कि डकैत तो तुम हो। और आप बोलेंगे भी कैसे
जब उसके डकैती के काले धन को अब जो है माने चुनाव में बोल करके भी आप लाए नहीं, तो किस आधार पर बोलेंगे कि वो डकैत है? तो आज आपने देश को जीएनपीसी के जबकि सत्ता में नहीं है तब भी उसके एक साइकोलॉजिकल मेस्मराइजेशन में आपने देश को ढकेल दिया है, जबकि वो सत्ता में नहीं हो। तो जो झूठ बोल रही है कि इस मोदी सरकार ने सब बेच दिया, उसके आगे यानी जो देश को चाहिए कि भाई ये तो डकैत है। मैंने जवाब आपसे जो देश अपेक्षा कर रहा था कि आप कहते हैं कि भाई कि डकैत तो तुम हो, तुमको क्या अधिकार बनता है कि किसी दूसरे को कहना कि वो बेच दिया। लेकिन ये इस बीजेपी का जो व्यवहार है इस डकैत के प्रति जो है वह किसी भी देशभक्त नागरिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरह से ये इस इतने बड़े अभिशाप को ये रक्षा कर रही है और इसका हिसाब बीजेपी मोदी जी को देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। और उसको सिर्फ ये पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों का बस ये कह देना कि उसकी मान्यता खत्म हो जाए, इससे से कम नहीं चलता। इस जीएनपीसी का मामलों का भारत की पावन धरती से जड़ से समाप्ति आवश्यक है। मोदी जी आपको पता नहीं और सबसे बड़ी बात है अभी भी बीजेपी की यही सबसे बड़ी देश के खिलाफ गद्दारी है कि इनको विपक्ष मानती है। सवाल इस बात का है कि जो हमेशा इसी देश में रहते हुए दुश्मनों का पक्ष ले, जब युद्ध लोग कहते हैं भाई युद्ध के समय पूरा देश एक हो जाता है, लेकिन ये युद्ध के समय में भी गद्दारी करती है जीएनपीसी। डोकलाम के मुद्दे पर जो है भारत और चीन करीब 4 साल पहले हाँ, डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति और तनातनी की बात थी। उस दौरान भी इस एनपीसी का गद्दार राहुल गांधी ने देश के साथ गद्दारी की और दुश्मन चीन के राजदूत से चुपके रात के अंधेरे में मिला। तब भी बीजेपी वालों को मोदी जी को मैंने दिखा नहीं, जान भी नहीं कराया। तो इस तरह से देश के अभिशाप को इस तरह से बचाना यह सबसे बड़ी गद्दारी है मोदी जी और बीजेपी वाले। और देखिए इस बात को जब बताया जा रहा है, जनता जान रही है, तो ये एक कॉस्मेटिक रूप में, एक दिखावे के रूप में पुष्पेंद्र कुशवाहा बोल दिया कि बालिका खत्म होनी चाहिए, इससे काम चलता है। शायद पुष्पेंद्र कुशवाहा ऐसे गद्दारों को नहीं मालूम है कि अब आवाजें उठ रही हैं। देखिए बता रहा हूं कि भाई ये पता करो कि सुभाष चंद्र बोस को किसने मरवाया, बातें उठ रही हैं। पता करो कि जो है सुभाष चंद्र बोस को मरवाने के बाद उनके परिवार पर जो है वो जासूसी किसने करवाया। पता करो कि जो है जिस नेहरू के पक्ष में कोई भी कांग्रेसी नहीं था उसको इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में क्यों थोपा गया। ये बातें तो आ रही हैं। बीजेपी के लाख छुपाने के बावजूद भी अब बीजेपी मोदी जी ये समझ ले कि जिस समय ये आग पूरे देश में लगेगी, जनता करेगी, ये जरूर पूछेगी कि आपने इतने बड़े अभिशाप को की रक्षा क्यों की। बराबर रक्षा जो है ये बीजेपी करती आई है। इसका पूरा हिसाब बीजेपी को इस देश को देना पड़ेगा। और उन स्थितियों का बस कल्पना भर कर ले जिसमें
हमारा देश जागरूक हो जाएगा भारतीयता के माहौल में, तो जेएनपीसी का तो जो हाल होगा ही, वामदलों का तो जो हाल होगा ही, आपका क्या हाल होगा जब जनता आपसे पूछेगी। जागरूकता अभी उस पैमाने पर नहीं आई है, आना शुरू करती है। और उनका बस अब ये बातें का हम वो संज्ञान माने लें या न लें, लेकिन उनके जो सिखाए पढ़ाए छुटभइये जो तोते आते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ सनातन सनातन, यानी इतना बड़ा पाप करके वो सनातन की बात करते हैं कि भाई सनातन हमारा खतरे में पड़ जाएगा। ये देश के गद्दारों की रक्षा करें तो उनके अनुसार सनातन की रक्षा होगी, और यदि इन देश के गद्दारों को उजागर किया जाए और बीजेपी को भी उजागर किया जाए तो इनका सनातन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसी प्रकार का तर्क तो जो है और भी स्वार्थी तत्व देते हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में, हमारा इस्लाम खतरे में। इस्लाम हो चाहे सनातन हो, कोई भी खतरे में नहीं है। उनका निहित स्वार्थ जब खतरे में होता है तो कोई कहता है कि हमारा इस्लाम खतरे में है, और कोई कहता है हमारा सनातन वो खतरे में है। न सनातन कभी खतरे में हो सकता है, न कभी वो जा सकता है, न इस्लाम कभी खतरे में है, न वो जा सकता है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों का जो निहित स्वार्थ है वो खतरे में होता है, तो इसे वो इसी तरह का वो नारा लगाते हैं। तो आज जो है ये जो बीजेपी वाले जो ये इतनी अभिशाप जेएनपीसी की जो बचाव कर रही है, रक्षा कर रही है, उसके पाप को धुल रही है, आज जब उसको बेनकाब किया जा रहा है तो उसके सिपा सालार छुट भइयों को ये सिखाते हैं, अपने तोतों को ये सिखाते हैं कि सनातन खतरे में। ये बात सही है कि यूट्यूब में के माध्यम से जो संदेश जाता है, काफी ऊर्जा इसी बात पर खर्च हो जाती है कि इनकी दुष्टता, यानी राष्ट्रीय परिवेश में, राष्ट्रीय या भारतीय परिप्रेक्ष्य में, उसकी पृष्ठभूमि में, उसके परिवेश के अनुसार इनकी कितनी बड़ी दुष्टता है वामदलों की, जेएनपीसी वालों की, बीजेपी वालों की। इसी को उजागर करने में और इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को किस तरह से उसको समझें, किस तरह से उससे सावधान हो, इसी में भारतीय जनता दल की यूट्यूब के जरिए जितने भी इस तरह से संदेश जाते हैं, उन्हें काफ़ी ऊर्जा जो है इसी में खर्च हो जाती है, जबकि इसकी काफ़ी ऊर्जा लगनी चाहिए कि हम बताएं कि कैसे हम लोग एक हों, कैसे ये वातावरण आगे बढ़े। लेकिन यह भी जरूरी है कि ये भारतीय एकता का जो एकता की जो जरूरत है, जो वातावरण है, उनमें ये सबसे अधिक बाधक है। और विशेष करके ये सत्ता पर काबिज है, सिस्टम पर काबिज है, संसाधनों पर काबिज हैं, उसके जरिए पूरी व्यवस्था को जकड़े हुए हैं। और भारतीय एकता का माहौल, उसका वातावरण, उसकी सोच जिस गति से फैलनी चाहिए वो फैल नहीं पा रही हुई। इसी कारण कि ये भारतीय एकता के दुश्मन, देश के दुश्मन सत्ता पर काबिज हैं, सिस्टम पर काबिज हैं और संसाधनों पर काबिज हैं। इसलिए अब क्या हुआ देखिए, भगत सिंह में जज्बा बहुत था, साधन नहीं थे। उन्होंने अपनी जान दे करके एक जज्बा पूरे देश में फैलाया, लेकिन वो जज्बा थोड़े वक्त के लिए उठा, अब फिर दब गया और स्वार्थी तत्वों के पाखंड का शिकार हो गया। इसमें मैंने भगत सिंह की कुर्बानी अब वो किस हसर को प्राप्त हो रही है, उसके नमूने जरा देखिए। जब भी ये देश विरोधी वो लगाते हैं, वो आंदोलन करेंगे, भगत सिंह की फोटो वो लगा देंगे। भगत सिंह की फोटो होगी
और फिर वो उसी के साथ साथ खालिस्तानियों की जो है वो टी शर्ट भी कोई पहने रहेगा, वो झंडा भी दिखेगा। शाहीन बाग में बैठने वाले वो भगत सिंह को करेंगे। शशि थरूर जो है, कन्हैया कुमार जब वो नारा वो लगाएगा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जग जारी रहेगी सरेआम, तो ये गद्दार शशि थरूर जैसे लोग जो है उस गद्दार कन्हैया कुमार की तुलना जो है वो भगत की तुलना वो भगत सिंह से करेंगे। देखिए ना, तो और उसी प्रकार कि देश विरोधी वो माने अपना जमावड़ा करेंगे और नाम लेंगे भगत सिंह का। ये तो रहा यानी स्वार्थी किस्म के जो तंजीमें हैं, देश विरोधी तंजीमें हैं, वो किस तरह से दुरुपयोग करती हैं हमारे भगत सिंह के जज्बों का। और भगत सिंह भी की आत्मा भी क्या कहती होगी कि भाई कि हम हमारी कुर्बानी का ये हसर ये कर रहे हैं। दूसरा, आम जनता में देख लीजिए, आम जनता में क्या है, आम जनता में इस तरह का प्रचार है कि लोग कहते हैं कि भाई लोग चाहते तो हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, बगल वाले के घर में। तो ये उसी का हुआ कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने कुर्बानी देकर जज्बात तो पैदा किया, लेकिन जो आदतें, जो सोचने का ढंग, जो स्वार्थी प्रवृत्ति इन समूहों ने लोगों की मानसिकता में डाला हुआ है, खास करके जीएनपीसी ने 60-70 सालों के अपने शासनकाल में, बीजेपी भी लगभग उसी को सप्लीमेंट कर रही है। तो आज जनता में ये इस तरह की भावना है कि भाई जो कमेंट करते हैं कि लोग कहते तो हैं कि इस देश में भगत सिंह आना चाहिए, लेकिन वो हमारे घर में पैदा ना हो, वो पड़ोसी के घर में पैदा हो। और जितने भी देश विरोधी ये करते हैं वो भी भगत सिंह की फोटो लगाते हैं। क्या इसके लिए वो कुर्बानी वो दिए थे? उसके पीछे बस यही था कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु ने कुर्बानी दी, लेकिन उसका प्रचार नहीं हुआ, पूरे देश में संचार नहीं हुआ। और उसी की प्रचार होता, उसी की गाथा की जाती, उसी पर किताबें लिखी जाती, उसी पर यानी विमोचन होता, विमर्श होता, लोगों के दिमाग में बैठ जाता, तब जा करके। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता दल ये होने नहीं देगा। ये फर्क है। मतलब कि संसाधन के लिए संघर्ष चल रहा है और पूरे देश में प्रचार करेगा। और इन देश के दुश्मनों को, खासकर जीएनपीसी वाम दलों के साथ ये बीजेपी भी जो इस देश के दुश्मन है, उसको बेनकाब करेगा। बीजेपी इस मुगालते में न रहे कि सिर्फ तोतों को सिखा पढ़ा करके कि सनातन खतरे में, फलाने खतरे में, इससे वो बच जाएगी। वो सनातन या इस्लाम या कोई भी पंथ हो, ये महान पंथ है। वो हमेशा जो है भाईचारा की बात करते हैं, समावेश की बात करते हैं। स्वार्थी तत्वों की अपनी वो मैंने अपने स्वार्थ होते हैं जो कि उसको परिभाषित करते हैं कि भाई कि ये मुसलमान दूर रहें, और उसमें एक काफिर वर्ड है, काफिर लोग दूर रहें। ये जो स्वार्थी लोगों का। लेकिन जितने भी माने पंथ है हमारे में, हिंदू सनातन है, इस्लाम है, सिख है, ईसाई है, सभी, अरे भाई ये कुछ भी समझ में नहीं आता है तो स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़िए, उसमें बिल्कुल साफ कि हिंदू सनातन क्या है, इस्लाम क्या है और भी पंथ क्या है। उसको तो मानिए, उसको तो समझिए। वो तो स्वामी विवेकानंद के समझाने के बाद भी पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे दुष्ट गद्दार सक्रिय हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम भी लेते हैं और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो काफिर वो बोलते रहते हैं। ऐसे हैं। तो जागरूकता भारतीयता के लिए जरूरी है कि कम से कम महापुरुषों की बात को समझिए, मानिए, उनका अनुसरण करिए, उनसे सीख लीजिए
और हमारे इस भारतीय समाज को इन दुष्टों से बचाइए, महफूज करिए। तो बात हो रही थी कि वो सब बोल रहे थे कि मोदी जी ने सब बेच दिया। मोदी की सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं भाई हमने बेचा नहीं, और लेकिन बेचा नहीं है जो भी है, लेकिन एक जबान नहीं खुली ये कार बीजेपी वालों की, कार मोदी की, कार मोदी सरकार की, कि भाई डकैत तुम हो, तुमको क्या नैतिक अधिकार कहाँ से तुमको मिल गया जो कि दूसरे को करो बेच दिया। एक जबान नहीं खुली। इसके पीछे बहुत वजह है, और किसी भी देशभक्त नागरिक को ये नाकाबिले बर्दाश्त कि देश के डकैत के आगे इतना मानसिक रूप से हीन होना, भीगी बिल्ली बन जाना, नाकाबिले बर्दाश्त है मोदी जी और बीजेपी वालों। अब कोई भी इस तरह से जब हिंसा होती है, यानी देश में उपद्रव हुआ, मैंने कम से कम मैंने सीए के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर, आप जो है छुट भाइयों को लटका देते हैं। आपने अमानतुल्लाह ताहिर हुसैन को लटका करके जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और केजरीवाल को बचाया है, वह देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी। और यदि आपकी समझ में इतना भी नहीं आया, वो जेएनपीसी वाले यानी क्या तर्क देते हैं कि नेहरू ने जो बनाया, इंदिरा ने जो बनाया, राजीव ने जो बनाया, उसको मोदी जी ने बेच दिया। यह आप भी जानते हैं और आप भी बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने भी बहुत कुछ बनाया। इस देश में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी, 1 इंच भी टेलीग्राफ की लाइन नहीं थी, 1 इंच भी और कोई भी पोस्टल सिस्टम नहीं था, सब कुछ बनाया। लेकिन वो इस देश के डकैत थे, इस देश के लुटेरे थे। तो वही चीज है कि जितना कुछ किया गया उससे हजारों गुना जो है जेएनपीसी ने इस देश को लूटा है, डकैत है वो। लेकिन आप कहेंगे नहीं, आप तो इन डकैतों को बिल्कुल रक्षक हैं, बचाने वाले। तो जो डकैत का रक्षक हो वो खुद डकैत है, देश के गद्दारों का रक्षक है वो खुद गद्दार है। यही अभिशाप है, इसी रूप में अब अभिशाप बने हुए हैं इस देश के। और यही नहीं, अब देखिए माने किस तरह की आपकी गद्दारी चल रही है। देखिए आपकी रणनीति धीरे धीरे समझ में आ रही है कि अब मोदी जी हर जगह अब मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास, उद्घाटन, अब यही काम आपको रह गया है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि शिलान्यास जो है किसी साधारण आदमी से करवाते, उद्घाटन की किसी साधारण आदमी से करवाते। अब जैसे ये तो कल्चर जेएनपीसी वालों का है। मेहनत करेंगे इंजीनियर, मेहनत करेंगे टेक्नीशियन, मेहनत करेंगे मजदूर, लेकिन पुल का उद्घाटन करने पहुंच जाएंगे जेएनपीसी वाले या जेएनपीसी के चाटुकार किस्म के सपा वाले, बसपा वाले। ये बहुत ही गलत है। वो उद्घाटन यदि किसी मजदूर से करवाते तो मजदूर का सम्मान होता, किसी टेक्नीशियन से करवाते उस मेहनती टेक्नीशियन का सम्मान होता, उस इंजीनियर का सम्मान होता। तुमको क्या वो हक बनता है फीता काटने का? एक तो वही फीता काटने वाली संस्कृति ये पाल रहे हैं। और इतना आप जान लीजिए, मोदी जी और बीजेपी वाले, ये फीता काटने वाली संस्कृति देश को बहुत वो नुकसान करती है। अब आप सोचते हो कि भाई कि इससे तो वोट मिलता है, और हमारा देश में काबिल लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, प्रतिभाशाली हैं, बशर्ते उनको चैनलाइज करने का, उनको आगे लाने का एक जो है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, एक सहायक जो है वो वातावरण हो, माहौल हो।
तो जहां तक जब जब माहौल देने की बात होगी तो वहां 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 आपका पूर्णतः जो है वो फेल्योर है, पूर्णतः आपकी जो है वो विफलता है। जब ये देश के दुश्मनों को पालेंगे देश के अंदर, तो हमारा देश आंतरिक रूप से सुरक्षित कैसे रहेगा? और ये जान लीजिए कि विकास आपकी बकौती नहीं है, विकास की योजनाएं आपसे बेहतर और कई गुना बेहतर हमारे देश के लोग हैं वो योजनाएं बना सकते हैं, बना भी देंगे, बनाकर दे भी देंगे और उसको लागू भी कर देंगे, बशर्ते वो माहौल हो, लोग टैलेंटेड हैं। तो ये विकास के नाम पर तो विकास करके ये जो गद्दारी के जो पाप हैं वो ढकने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अपराध है मोदी जी का और बीजेपी वालों का। मोदी जी एक चीज आप मत भूलिए, विकास के चकाचौंध में कुछ लोग तो जो इनामर्ड, अंग्रेजी में बोलते इनामर्ड, आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन एक हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा तबका है, उसको विकास के चकाचौंध की जरूरत नहीं है। वो जो बेसिक मिनिमम आवश्यकता होती है सम्मान का, वो आपकी बीजेपी के लोग जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। आप ही बीजेपी के काफी तत्व जो है, जरा पता आप कर लीजिए, अब आपके तत्व जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मौके बेमौके क्या बोलते रहते हैं, पता है आपको? मोदी जी क्या बोलते रहते हैं? कभी उनको जिहादी बोलेंगे, कभी उनको पंचपुत्र बोलेंगे, कभी मियाँ बोलेंगे, कभी कटुआ बोलेंगे, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं। तो वो तबका वो सम्मान का भूखा है और आपके विकास का भूखा नहीं है। तो इसके रहते आपका विकास बिल्कुल व्यर्थ है। उसी प्रकार हमारा हमारे भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो तो कहता है कि साहब विकास थोड़ा हो ज्यादा हो, लेकिन हमको कम से कम सम्मान मिले, इज्जत मिले, हमको लोग गले से लगाएं, हमको इज्जत दे, वो प्रतिष्ठा दे। तो आपका ये पूरा विकास बिल्कुल बेकार है। और उसके पहले कितनी बार हमने या भारतीय वक्ता के दल ने बताया कि मोदी महोदय हमारे जो महान संत कवि और प्रभु राम जी के अनन्य भक्त और समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास की उस चौपाई को याद करिए और उस चौपाई के संदेश में जरा अपने को देखिए कि आप कहां पर खड़े हैं। वो चौपाई कहती है कि जहां सुमत तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निधाना। उन्होंने कहा कि यानी आर्थिक समृद्धि कम हो ज्यादा हो वो उतना मायने नहीं रखता है, सुमत चाहिए। तो क्या आपने कुछ ऐसा किया है कि सुमत देश में आए? यदि कुछ छोटे भाइयों को आपने ये छोड़ दिया है कि वो अरे इतना ही नहीं, वो तो कितने आकर तर्क करते हैं। वो मैंने सिखाए पढ़ाए, मैंने बीजेपी के सिखाए पढ़ाए तोते और वो जो है आके तर्क करते हैं, अरे ये तो भारतीय जनता दल मुसलमानों को भी साथ में लेने की बात करता है। जिसके मन में ये जहर भरा हो, ये वास्तविकता भी होगी, तो सुमत कैसे आएगी? आप सबको सम्मान नहीं दिलवाएंगे तो सुमत कहां से आएगी? और सुमत नहीं आएगी तो उन्होंने कहा कि जहां सुमत था संपत्ति नाना। तो यदि आर्थिक समृद्धि कम भी है तो वहां सुख ही सुख है। और आर्थिक और दूसरी ओर जहां कुमत है विपद निधाना, मतलब यह है कि आर्थिक समृद्धि का पूरा अंबार लग गया हो, और जहां पर कुमत है, आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत है, एक दूसरे के प्रति संदेह सुबह है,
और पूरा पूरा समाज बटा हुआ है, तो ऐसे में पूरा विकास, कितना भी बड़ा विकास हो, वहां पर दुख ही दुख है। जहां कुमत है विपत्ति, तहां विपत्ति का वो खजाना है। इतनी छोटी सी बात हमारे, और उसका आयाम, उसका संदेश तो बहुत बड़ा है भाई, है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात आप याद रखिए। उसके इस संदेश में अपने को जरा देखिए कि आप जो है, आपकी कृति जो है वो कहां पर खड़ी है। तो ये है। और ये पहलू दूसरा, देश के दुश्मनों को बचाना जो है, यह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। और कई तरह के आप जो है वो नाटक करते हैं। नाटक बने सिर्फ वोट बटोरने के लिए। आपने विभाजन विभीषिका का एक, आपने जब देखा कि भारतीय जनता दल जो है देश मैंने आजादी के नाम पर देश बंटवारे का एक बहुत बड़ा वो षड्यंत्र किया, तो आपने भी एक पीछे उसके नकल के रूप में आपने विभाजन विभीषिका का आपने शुरू कर दिया। तो विभाजन विभीषिका के पीछे आपको बताना पड़ेगा कि उस विभाजन विभीषिका का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इस दिशा में आपने किया क्या? अरे धारा 370 और 35 से हटाने का तमगा बराबर वो लूटा जा रहा है। तमाम मीडिया 370 हट गया, 35 से हट गया, 370 रह गया, 35 से हट गया। लेकिन धारा 370 35 से इतना खतरनाक वो लाया कौन? उसका क्या असर हुआ? इस पर आपकी, मोदी जी, आपकी बीजेपी वालों की गिगी बंद हो गई। और गिगी क्यों बंद हो गई, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता दल बता रहा है कि आपकी गिगी इसलिए बंद हो गई कि यदि किसने धारा 370 लाया और 35 से लाया, किसने ये धारा 370 और 35 से संवैधानिक छल करके लाया, तो नेहरू का नाम जरूर आएगा। गद्दार जवाहरलाल नेहरू का नाम जरूर आएगा। और गद्दार जवाहरलाल नेहरू के पाप को आप क्यों छिपा रहे हैं, यह भी जिम्मेदारी आपके ऊपर जरूर आएगी। और जम्मू कश्मीर को कैसे जो है, जो जम्मू कश्मीर का विलय अंतिम और पूर्ण रूप से भारत में हो चुका है, जो जम्मू कश्मीर मैंने जिसका विलय अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, उसको कैसे पाकिस्तान को सौंपने की साजिश वो जो है वो इस जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसी का एक हिस्सा है कि उसने संवैधानिक छल 370 35 के द्वारा किया। इस व्यवस्था के द्वारा क्या था कि भारत के संसाधनों के ऊपर, भारत के पैसे के ऊपर पलने वाला कश्मीर जो है, उस पर भारत का नियंत्रण न हो, भारत के लोग जो है न उसमें बस सकें। कोई भी भारतीय वहां पर बस नहीं सकता। पाकिस्तान के लोगों को बसा देगा, रोहिंग्या के लोगों को बसा देगा, लेकिन भारत के लोग जो है उसमें बस नहीं सकते थे धारा 370 और 35 के जरिए। तो इतना बड़ा ये देशद्रोह का, देश के साथ गद्दारी का उसका पूरा चिट्ठा है नेहरू के। लेकिन ये चीज आप में पूरा निकल गया। तो जितना बड़ा गद्दार ये नेहरू है, नेहरू के पाप को ढकने वाले भी उतने ही गद्दार आप हैं। विभाजन विभीषिका आपने शुरू की। विभाजन विभीषिका में आपको बताना पड़ेगा कि ये विभाजन किसकी साजिश थी। भारतीय जनता दल बता रहा है कि ये इतनी घिनौनी साजिश जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की और उसका साथ देने वाले मोहनदास करमचंद गांधी की। आप क्यों छिपा रहे हैं?
और आप तो छिपा रहे हैं, उसके सिपा सालार जो पत्रकार हैं, शायद आपको मालूम नहीं, और उन पत्रकारों को भी आप पाल रहे हैं। वो पत्रकार सरेआम झूठ बोल करके, ये भी एक आपका पाप है कि जीएनपीसी के जो लुटियन टाइप के और भी इस टाइप के जो पत्रकार है, उसमें सबसे पहले एक आता है आशुतोष, जो कि पहले पत्रकार था, फिर अब आम आदमी पार्टी में गया, फिर लौट करके आ गया। उसने सत्यहिंदी.com करके या सत्य हिंदी करके एक यूट्यूब चलाता है। तो उसमें आशुतोष है, और एक जो है वो मुकेश कुमार, और उसने मैंने काफी ऐसे इस प्रकार से गद्दार पत्रकारों का एक जमावड़ा, एक गिरोह खड़ा कर रखा है। तो आशुतोष है, मुकेश कुमार है, वो उसी में चला आता है अंशुमान तिवारी, और उसी में एक वो आलोक जोशी, अशोक वानखेड़े, और वो अमरीश कुमार, हरजिंदर, तमाम इस तरह के, एनके सिंह भी आता है, वो विनोद शर्मा भी आता है। तो ये हमेशा, और कुछ चटुकार किस्म के इतिहासकार भी आते हैं, राम पुनियानी और शमसुल इस्लाम, इश्तियाक अहमद, चटुकार करके वो इतिहासकार आते हैं। कभी भाई इरफान हबीब, और एक कोई वकील है वो फैजान मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा फैजान करके। तो ये एक जमावड़ा है जो कि सिर्फ झूठ अफवाह के द्वारा इस नेहरू और गांधी के पाप को ढकने के लिए और उनकी भटैती करने के लिए, और दूसरी ओर आप भी उसके पाप को ढक रहे हैं। और ये पूरे पत्रकार जो है आपके द्वारा पाले जा रहे हैं, जबकि देशभक्ति का तकाजा ये कहता है मोदी जी कि देश विरोधियों, देश गद्दारों का शमन करिए। राष्ट्रवाद का मुखौटा आप पहने हुए हैं ना, तो देश विरोधियों का शमन करिए। शायद आपको मालूम नहीं है, अब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि पता करो कि किसने जो तिब्बत भारत में मिलने वाला था, तिब्बत उठा करके चीन को दे दिया है। चीन को गद्दारी, चीन को देकर गद्दारी किया। पता करो, ये भी आता, पता करो कि किसने हमारी खुद की लद्दाख की जो है 42,000 वर्ग मील जो है वो दुश्मन चीन को दे दिया। इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। पता करो कि किसने जो है इसी देश में धोखेबाजी वाला, विश्वासघात करने वाला, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवाया। ये सारी गद्दारियों की लंबी लंबी लिस्ट है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की। आप क्यों छुपा रहे हैं? भारतीय जनता दल तो जो है ये बिल्कुल स्पष्ट कि जब तक ये गद्दार देश में रहेंगे हमारा देश महफूज नहीं है। देश समझ रहा है, और हम अपने अमर शहीदों जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम ये शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू, इनकी महानता के विषय में, इनकी कुर्बानियों के विषय में तमाम जिक्र करते और लोगों में प्रेरणा बढ़ते, और जो है उनके संदेश के द्वारा भारतीय एकता की बात करते। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने एक जो है एक तबके के साथ जिसके साथ हजार साल तक एक अन्याय शोषण हुआ, उसके उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, ये बहुत ही इम्पैरेलल है। मैं इतिहास में बिल्कुल मैंने यूनिक, अद्वितीय वो काम किया। तो कम से कम उनके संदेश को, उनके विचारों को बताते और उसमें हम समय लगाते। लेकिन जेएनपीसी के गद्दारियों को बताने में, और गद्दार जेएनपीसी को जिस तरह से ये बीजेपी उसको ढक रही है, उनके पापों को ढक रही है, उसको बताने में काफी समय जो है वो निकल जाता है। लेकिन ये जरूरी है
ये जरूरी है। एक समाचार हम बताना चाहते हैं कि एक YouTube पर देखा गया कि कोई बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो दल बदल बहुत हो रहा है। दल बदल में बसपा से लोग निकल कर भाग करके कुछ बीजेपी में आ रहे हैं और कुछ सपा में जा रहे हैं, और बीजेपी से भी कुछ निकल करके RLD जो जयंत चौधरी का है, जो कि शायद अजीत सिंह का जो बेटा है, उसके पास जा रहे हैं। देखिए, ये जो दल बदल का जो माहौल है इसको बड़े ध्यान से समझिए। जो दल बदल करने वाले होते हैं ना, वो धंधेबाज होते हैं। वो देखते हैं कि यानी किस पार्टी से में जाने से वो MLA बन जाएंगे, और MLA बनना उनके लिए एक धंधा रहता है। धंधा से मतलब यह है, एक तो MLA फंड मिलता है, 2 करोड़ रुपया शायद मिलता है, 2 करोड़ सालाना। तो ये उनके एक लूटपाट का है, और भी लूटपाट का। तो वो जो कुछ भी चुनाव में लगाए रहते हैं, जो भी 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो है, वो फिर मैंने 1 करोड़ लगाओ और 10 करोड़ कमाओ, 15 करोड़ कमाओ और 50 करोड़ कमाओ। ये धंधेबाजी वाले होते हैं। तो वही लोग जो है इधर से उधर से जाते हैं। भारतीय जनता दल इस बुराई से अवगत है। वो जिस किसी भी को भी MLA बनाएगा, वो पहले ही कह देगा कि भैया, एक तो ये जो MLA फंड वाली बात है, यदि इसकी सत्ता आती है उसको ये समाप्त कर देगा, ताकि इस आकर्षण के चलते इधर उधर जो दल बदल करते हैं उसकी संभावना ही खत्म हो जाए। और और भ्रष्टाचार के जितने भी स्रोत हैं, ये पंचायती राज में तमाम फंड आता है और वो दुरुपयोग ही होता है, उसको भी बंद करेगा। तो चूंकि भ्रष्टाचार के ही लालच में तमाम BDC बनते हैं, तमाम जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं, लूटपाट होती है वहां पर। तो सारी लूटपाट को बंद करना होगा। ये हमारे देश का बहुत कीमती वो जो है वो संसाधन है। तो उसके तरीके हैं। तो इसी के चलते ये दल बदल होता है। भारतीय जनता दल ये बताना चाहता है कि वो ऐसे कैंडिडेटों को लाएगा जो कि इन सबों से दूर, जो देश का जज्बा हो, आवाम का जज्बा हो, सेवा करने का जज्बा हो, लेकिन उनको ऐसे जो विधायक चुन लिए जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। उनको वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, और इतना जो है उनके लिए काफ़ी है, बशर्ते वो सोच ऐसी हो कि भाई कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं, इस देश के लिए कर रहे हैं, काफ़ी है। लूटपाट के लिए कोई वो स्थान नहीं। लेकिन इसके साथ एक चीज और कही गई है, क्योंकि एक वो नंबर देने की बात कही गई थी, अभी तक लोग जो है आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो नंबर देने का संपर्क का एक जरिया है, हालांकि संपर्क हो जाएगा तो उतनी तो जिम्मेदारी आप निभाइए। और माने वो संपर्क का बहुत उपयोगी जरिया है। तो जो भी आप जो है ये भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से जब भी बात करते हैं, संपर्क के लिए जो है वो नंबर दीजिए आप। उधर तो इतना बड़ा आकर्षण है कि वो माने कि सब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, उधर वो ज्वाइन कर रहे हैं, उधर दल बदल हो रहा है। तो कम से कम संपर्क का जरिया जो है वो नंबर आप दीजिए भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को। तो ये है भारतीय एकता के माहौल से जितनी भी विखंडनकारी ताकतें हैं अपने अस्तित्व को लेकर बहुत चिंतित हैं, और
उलूल जुलूल वो उनको अस्तित्व को लेकर कि आखिर उनकी विखंडनकारी जो दुकान है उस दुकान का क्या होगा, इसलिए उलूल जुलूल तर्क वो दे रहे हैं। तो खासकर असदुद्दीन ओवैसी के लोग वो सिक्का पढ़ा करके जो बेचते हैं, वो कहते हैं कि हम तो दबे कुचले हैं। भाई इसमें दबे कुचले की क्या बात है? भारतीय जनता दल जो बार बार कह रहा है कि भाई सबको समान रूप से समान इज्जत दी जाएगी, वो माहौल लाया जाएगा। वो माहौल अभी तो भारतीय जनता दल लोगों से निवेदन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि भाई आप कि सबको समान रूप से इज्जत दी जाए, प्रतिष्ठा दी जाए, सबको गले से लगाया जाए और सबको अपनाया जाए। यदि इसकी हुकूमत आ गई तो भाई जो है सरकार के उपकरण के द्वारा उसको लागू भी करवा देगा। तो इसमें दबे कुचले की बात कहां से आ गई? आर्थिक पिछड़ापन को वो पूरा तस्दीक करता है भारतीय जनता दल। आर्थिक पिछड़ापन के कारण आपकी प्रतिभा के विकास में कोई बाधा न पड़े, इसका भी इंतजाम वो करेगा। तो ये दबे कुचले का तर्क बिल्कुल गलत है, लेकिन वास्तविकता को असदुद्दीन ओवैसी के लोग बोलते क्यों नहीं है? क्या असदुद्दीन ओवैसी का जो छोटा भाई जिस भाषा में बोलता है, क्या वो भाषा दबे कुचले की है? असदुद्दीन ओवैसी के लोग या उसके समर्थक लोग या असदुद्दीन ओवैसी खुद बताए हैं कि क्या उनका जो छोटा भाई है वो अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह की जिस लहजे में जिस भाषा का प्रयोग करता है, क्या वो दबे कुचले की भाषा है वो? तो इस तरह के तर्कों को न दिया जाए जिससे कि वो खुद वो बेनकाब हों। और अब बीजेपी के पास कोई तर्क नहीं बचा तो कि यदि भारतीय जनता दल की सरकार आ गई तो सनातन खतरे में पड़ जाएगा। न तो सनातन खतरे में पड़ने वाला है, न तो इस्लाम खतरे में पड़ने वाला है, न तो ईसाई पंथ खतरे में खतरे में पड़ने वाला इनका एक निहित स्वार्थ की दुकान, जो कि समाज में नफरत और समाज में विखंडन के आधार पर आधारित है ये चीज। तो खैर इन बातों का उतना महत्व नहीं है। अभी भी भारतीय एकता के मुहिम में अभी भी कुछ लोग जो है वो तमाशाबीन बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। और माने वो मानसिक जड़ता नहीं, ये एक आदत सी है। तो खैर उस आदत को भी माने दूर करने का ये माने इसके पास इलाज है भारतीय जनता दल के। लेकिन बहुत दुख की बात, दुख इस बात का है कि जिनके पास सोचने समझने का क्षमता है, बौद्धिक वर्ग कहलाता है। हमारे यानी बौद्धिक वर्ग कहे जाने वाले वो जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे सवर्ण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन है, और हमारे जो है और भी यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे ओबीसी कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे व्यापारिक वर्ग कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये जो भारतीय एकता के माहौल की जो कोशिश हो रही है, इसका जो संदेश भेजा जा रहा है और पूरे देश में इसको लाने की जो कोशिश हो रही है, इस मुहिम के प्रति वो अभी तमाशबीन बने हुए हैं, बाई स्टैंडर, ऑनलुकर या फेंस सिटर्स। ये स्थिति बड़ी गंभीर है और लेकिन खैर भारतीय जनता दल यानी ये इस पहलू से वाकिफ है और दूर करेगा इसको। और उसमें मुख्य कारण है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, ये व्यक्तिगत स्वार्थ की जो आदत जेएनपीसी ने
60-70 सालों से हमारे भारतीय भाई बहनों के दिलो दिमाग पर डाला हुआ है, ये उसी का परिणाम है। और ये बार बार बताया गया कि देशभक्ति के लिए ये व्यक्ति का स्वार्थ सबसे बड़ा जहर है या एक्सक्लूजन है। जिस व्यक्ति के दिलो दिमाग पर या जिस व्यक्ति में व्यक्ति का स्वार्थ रहेगा, वो अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती उसमें आ नहीं सकती। तो यदि देशभक्ति लानी है, देशभक्ति का जज्बा लाना है, और या अवाम परस्ती का जज्बा लाना है, तो व्यक्ति का स्वार्थ को त्यागना होगा। और ये भावना लानी होगी कि समाज के हित में अपना हित है, हमारा हित पहले हो, इस भावना को त्यागना होगा। देश बचाना है और अपना समाज बचाना है, तो व्यक्ति के स्वार्थ को त्यागना होगा और देशभक्ति के जज्बे को लाना होगा। समाज के हित में हमारा हित है, देश के हित में हमारा हित है, इस भावना को उनको लाना पड़ेगा। ये जो सारी समस्या जो भारतीय जनता दल की मुहिम में ये जो तबका है, व्यापारिक वर्ग का जो तबका है, यानी वो सवर्ण का जो तबका है, बौद्धिक वर्ग का जो तबका है, और यादव कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों का तबका है, ओबीसी कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, अभी जो तमाशबीन बना हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि व्यक्तिगत स्वार्थ, और व्यक्तिगत स्वार्थ ही जो जन्म देता है जातिवाद को, व्यक्तिगत स्वार्थ ही जन्म देता है वो जो संप्रदायवाद को, भाषावाद को, प्रांतवाद को। तो व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग करके अवाम परस्ती, मुल्क परस्ती की भावना को लाना ही पड़ेगा। और इसी मुहिम में भारतीय जनता दल लगा हुआ है। इसलिए बिल्कुल जो है तन मन धन से जो है वो भारतीय एकता के लिए सभी अपने भारतीय भाई बहन तैयार हों, एक हों, और सर्वप्रथम इन विखंडनकारी ताकतों को जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, मानसिक रूप से मन में ठाने, कटिबद्ध हों। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।